हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था अपने चैप्टर 1 का, वो हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या, हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हम जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम्स को क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर आपको कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर्स को हम किस में कनेक्ट करते हैं? नेटवर्क के अंदर। तो जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने का जो तरीका है आपका, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। उसी को हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं। यानी किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को या दूसरे डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कह रहे द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कह रहा है आपके जो डिफरेंट नेटवर्क हैं उनको, डिफरेंट कंप्यूटर हैं उनको नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने का जो आपकी आर्ट है, कला है या तरीका है, वो हमारी क्या कहलाती है? आपकी टोपोलॉजी कहलाती है। There is a term network topology refer to the way in which the node पे यहाँ पे मतलब आपका इसका किससे है? कंप्यूटर से या कोई ऐसे डिवाइसेस जो कि हम कम्युनिकेशन पर्पज के लिए नेटवर्क के अंदर यूज करेंगे। कह रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर टू द वे इन विच द नोड्स ऑफ ए नेटवर्क आर लिंक्ड टुगेदर। कहने का मतलब है कि आपका ऐसा तरीका जिसमें कि आपके जो कंप्यूटर हैं या दूसरे डिवाइस हैं, वो आपस में नेटवर्क से कैसे लिंक है। कह रहे डिटरमाइज द डाटा पाथ विच मे बी यूज व्हेन एनी पेयर ऑफ नोड इन द नेटवर्क। और कह रहा है ये जो आपका टोपोलॉजी है, ये भी बताता है कि आपका जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो किस पाथ से, किस रास्ते से आपकी ट्रैवल करेगी नेटवर्क के अंदर। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप आप देख रहे होंगे यहाँ पे। पहला टाइप आपको बताया है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, थर्ड हमारा बस टोपोलॉजी एंड फोर्थ हमारा मैश टोपोलॉजी। तो इन चारों टोपोलॉजीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्टार टोपोलॉजी की। तो इसको स्टार टोपोलॉजी क्यों बोला जाता है? सबसे पहले यही चीज़ कि स्टार टोपोलॉजी बोलने का इसका पर्पज क्या है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेंटर में एक स्विच नजर आ रहा है। स्विच मतलब क्या होता है? आपका नेटवर्क डिवाइस होता है जिससे कि आपके डिफरेंट जो डिवाइस हैं वो बाद में कनेक्ट होते हैं। तो इस स्विच से आपके देख रहे हैं तो बहुत सारे आपके अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो अब अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो आपको स्टार के रूप में नजर आ रहा है कि आपका ये सेंट्रल पॉइंट है और इस सेंट्रल पॉइंट से आपके अलग अलग जो हैं वो डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो इसीलिए इसकी जो बनावट है वो स्टार की तरह है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी भी बोला जाता है। तो कह रहे हैं इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल सिस्टम कॉल्ड स्विच। नोड से हमने समझ ही लिया था, नोड का मतलब होता है हमारा जितने भी कंप्यूटर हैं या और दूसरे डिवाइसेस हैं नेटवर्क के अंदर, वो नोड कहे जाते हैं। तो कह रहे हैं आपके जितने भी कंप्यूटर हैं, दूसरे डिवाइसेस हैं, अगर वो किसी सेंट्रल सिस्टम यानी कि स्विच जो है आपका नेटवर्किंग डिवाइस, उससे अगर कनेक्ट है तो वो हमारे क्या कहलाएगी? स्टार टोपोलॉजी कराएगी। विच फॉरवर्ड डाटा टुवर्ड्स दिस फाइनल डेस्टिनेशन। और जो आपके डाटा को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है। सपोज करें अगर ये वाला लैपटॉप है, इसने कोई डाटा सेंड किया, तो डाटा पहले किसके पास आएगा? आपके स्विच के पास। स्विच उसमें चेक करेगा कि ये जो डाटा इसने भेजा है वो किस डिवाइस के लिए भेजा है। सपोज वो इसने इस डिवाइस के लिए भेजा है तो इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस, इसने जो आपका कंप्यूटर है जिसने वो डाटा भेजा है, वो इस अपने उस एड्रेस को बताएगा कि ये मेरा जो मैसेज है आप इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को पास करें। तो स्विच उस पर्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से वो मैसेज जो है उसी सिस्टम को पास करेगा जिसके लिए आपका वो मैसेज आया है या जिस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज भेजा गया है। तो कह रहा था स्विच कंट्रोल द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। तो जितना भी कंट्रोलिंग का काम है, यानी कौन सा मैसेज किसको पास करना है, कब पास करना है, कौन से सिस्टम ने भेजा है, किसने रिसीव किया है, वो सारा कंट्रोल करने का काम आपका कौन कर रहा है? यहाँ पे स्विच कर रहा है। तो आपके स्टार टोपोलॉजी की जो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो क्या क्या है देखिए। कह रहा है इट हैज मिनिमल लाइन कॉस्ट। मिनिमल लाइन कॉस्ट का मतलब है कि इसको सेटअप करने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट या ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती। ये इसके एक एडवांटेज है। कह रहा है इफ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर फेल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द नेटवर्क रिमेन अनअफेक्टेड। कह रहे हैं अगर सपोज करें आपका इनमें से कोई एक सिस्टम खराब हो जाता है, सपोज अगर हम बात करें ये वाला सिस्टम हमारा क्या हो गया? खराब हो गया, नहीं चल रहा।
तो बाकी के सिस्टम हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। बाकी के सिस्टम जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे, सिर्फ ये वाला डिवाइस जो है ये नेटवर्क के अंदर दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका सेंट्रल जो डिवाइस है यानी हमारा स्विच जो हम जिससे हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वही खराब हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो आपका फेल हो जाएगा, यानी आपका कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे क्या थे, सेंट्रलाइज आपके जो स्विच था उससे कनेक्टेड थे, और हमारा वो मेन स्विच या हमारा वो मेन कंपोनेंट जो है, नेटवर्क कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, खराब हो गया, जिसकी वजह से हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि नेटवर्क इज गोज डाउन। इसके बाद जो आई वो आई हमारी रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी जिस नाम से पता लग रहा है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो है आपके नोड वो रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी एक रिंग जो होती है उसकी तरह, एक लूप की तरह वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये वाला सिस्टम इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये इससे कनेक्ट। तो एक रिंग की शेप जो बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी, यानी एक लूप के अंदर आपके कनेक्ट होते हैं। In a ring topology, the nodes are connected in a closed loop so that each device is connected to two other devices, one on one either side. अब अगर आप एक इस सिस्टम की बात करें तो कह रहे हैं एक सिस्टम दो जगह से आपका कनेक्ट होता है, एक इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट है ये वाला सिस्टम, और एक इससे भी कनेक्ट, यानी आपके दो डिवाइस से कनेक्ट होता है हर एक डिवाइस। अगर इसकी बात करें तो ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट। तो कोई भी सिस्टम आप उठा के देखेंगे तो आपको दो डिवाइस से कनेक्टेड दिखाई देगा। तो क्या है, कंप्यूटर इन रिंग टोपोलॉजी आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ क्लोज। क्या जो आपका शेप बनती है इस टोपोलॉजी की, वो एक बंद अंगूठी के समान बनती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिंग या क्लोज रिंग टोपोलॉजी भी बोला जाता है। There data travel only in one direction in a ring. Each computer passes the data to the next one on the line automatically. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका डाटा है वो आपका एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। एक ही डायरेक्शन का मतलब समझते हैं, देखिए आपके ऐसे इस तरीके से कनेक्ट है। अगर डाटा आपका ट्रैवल करना इस साइड से शुरू हुआ, यानी इस कंप्यूटर से इससे इसके पास आएगा, फिर इससे इसके पास आएगा, फिर इससे इसके पास, इससे इसके पास, और फिर इससे इसके। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पहले डाटा इधर आ रहा है फिर डाटा आपका इस सिस्टम के पास है। जो डायरेक्शन एक बार आपने चूज की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में आपका रिंग टोपोलॉजी काम करती है। इसके बाद आते हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। क्या एडवांटेजेस हैं? तो कह रहा है इट वर्क्स वेल वेयर देयर इज नो सेंट्रल साइड कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है ये वहाँ पे अच्छा काम करता है जहाँ पे हमें सेंट्रल किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने आपकी ऊपर वाली जो टोपोलॉजी थी उसके अंदर देखा था स्टार में कि सेंटर में क्या होता था, हमारा एक डिवाइस होता था, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी डिवाइस नहीं होता। इट इज मोर रिलायबल देन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी से ज़्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी सेंट्रलाइज कोई भी डिवाइस नहीं है जिसके फेल होने से हमारा पूरा जो आपका नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? कह रहा है इट रिक्वायर मोर कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ये आपकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा डाटा कहाँ जा रहा है उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। और अगर एक आपका नोड फेल हो जाता है वो सारे के सारे नेटवर्क को भी क्या कर देगा, फेल कर देगा। सपोज करें अगर ये वाला आपका कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाए और हमारे डाटा का फ्लो इसी डायरेक्शन में था, तो अब ये वाला कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो डाटा हमारा कहाँ पे रुक गया, यहीं पे रुक गया, आगे पास नहीं होगा। तो बाकी वाले जो कम्युनिकेशन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, यानी आपका पूरा नेटवर्क डेड हो जाता है। हम कोई भी चीज़ आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड नहीं कर पाते। इसके बाद जो नेक्स्ट आई वो आई आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी किस तरीके से होती है, देखिए आपके बुक में जो है एक इस तरीके से सेंट्रल लाइन दी गई है, और उस सेंट्रल लाइन से आपके अलग अलग सिस्टम जो है कनेक्ट होते हैं। यानी आपकी जो ये मेन जो आपका नेटवर्क वायर है ये आपकी मेन लाइन है। इस मेन लाइन से ही आपके जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो क्या है बस टोपोलॉजी, ऑल दी नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल केबल कॉल्ड द बस।
और ये जो सेंटर केबल है इसी को हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बस टोपोलॉजी। क्योंकि एक ही केबल है जिससे कि आपके सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट हैं। कह रहा है इन बस टोपोलॉजी बस इज ए सिंगल कंटिन्यूअस केबल। कह रहा है एक ही केबल होती है जो कंटिन्यू चलती जाती है, जब तक हमें सारे के सारे डिवाइस हम कनेक्ट नहीं कर लेते, वो आपकी केबल कंटिन्यू रहती है। कह रहा है ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल अदर नोड्स इन द नेटवर्क। कह रहा है कोई भी जो आपका डाटा है, मान लो हमें इसको अगर कोई डाटा भेजना है, ये सिस्टम इस सिस्टम को कोई डाटा भेज रहा है, तो वो आपका पहले मेन आपकी बस पे आएगा, फिर वो पूरी लेंथ को ट्रैवल करते हुए देन वो यहाँ तक पहुँचेगा। ऐसे ही अगर इसने कुछ रिप्लाई करना है तो वो उसका भी वही केस रहेगा कि वो इतना ट्रैवल करके आएगा और फिर इसके पास क्या भेजेगा, मैसेज को भेजेगा। तो इसमें आपका ट्रैवल टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो पूरा का पूरा लेंथ को एक मेन, क्योंकि एक केवल तो उसकी लेंथ के हिसाब से वो उसको कवर करेगा। इसके बाद आता है द बस हैज टर्मिनेटर एट either end which absorb the signal removing it from the bus। कह रहा है इसके एंड में आपके टर्मिनेटर लगे होते हैं, यानी अगर एक्स्ट्रा सिग्नल्स हैं तो उन एक्स्ट्रा सिग्नल्स को क्या कर देता है, आपको एब्जॉर्ब कर लेता है और बस से उनको रिमूव कर देता है। ये हो सकता है कि आपके किसी भी साइड हो सकते हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड। तो जो एक्स्ट्रा सिग्नल होंगे जो आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचे या जिनका कोई काम नहीं है, उनको क्या कर देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी नेटवर्क से उनको बाहर कर देता है। अब इसके जो आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो क्या है। सर इट इज़ क्वाइट इजी टू सेटअप, इसको लगाना आसान है, इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। दूसरी एडवांटेज ये है कि अगर आपका इसमें से कोई एक सिस्टम खराब भी हो जाता है तो बाकी वाले सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो केबल है वो आपकी अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट है। तो इसमें अगर ये वाला सिस्टम खराब भी हो जाता है तो भी आपका डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा बाकी वाले सिस्टम के लिए। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जो आपकी अगर मेन केबल है, ये वाली केबल अगर आपकी खराब हो जाती है, देन उस केस में आपका पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, यानी आपका पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा। तो देखिए इसमें बताया भी हुआ कि इट ऑफर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस। चेंजेस जो है इसके अंदर बहुत ओपनली हम नहीं कर सकते कि जब हम चाहें कोई भी नया आप सिस्टम ऐड कर लें, क्योंकि वो वायर जो है आपकी फिर जितनी बार आपने लगाई थी उसके बाद उसको एडअप करना मुश्किल हो जाता है। कह रहे सिग्नल फ्रॉम द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द रिसीवर। कह रहे और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो सिग्नल्स पास होते हैं मैसेज को पास करने के लिए, वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है जहाँ तक वो पहुँचना है मैसेज को, वहाँ तक वो पहुँच सके। सिग्नल्स जो है आपके वो स्ट्रॉन्ग होने जरूरी है। इसके बाद जो आई आपकी फोर्थ, उसको बोला गया मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या कहती है? मैश टोपोलॉजी कहती है कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम है वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। डायरेक्टली ये कनेक्ट होंगे, ना किसी वायर की जरूरत पड़ेगी सिंगल वायर की, ना किसी सेंटर लगती। तो ये आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। Correct. In mesh topology, all nodes are interconnected with each other, which allow each node to have a direct connection with all other nodes in the network. इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए ये इजीली डाटा को बहुत तेज गति से आपके एक जगह से दूसरे सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं। करेक्ट। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ नेटवर्क। अगर इनमें से कोई एक सिस्टम खराब हो जाता है तो बाकी के नेटवर्क, ये वाला सिस्टम या बाकी सिस्टम केवल इसी सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, बाकी आपस में कोई डाटा को शेयर कर सकते हैं। करेक्ट। कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट बिटवीन एनी टू नोड। किन्हीं भी दो नोड के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी आपका बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड। चेंजेस इन द नेटवर्क कैन बी डन इजीली विदाउट इंटरप्टिंग नोड। और अगर हमें चेंजेस चाहिए, कुछ और ऐड करना है सिस्टम, तो वो भी हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरे नोड को या हमारे पूरे नेटवर्क को जो है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम छोटे छोटे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो डिसएडवांटेज है, करें इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क एज देयर आर मेनी रिडंडेंट कनेक्शन। करें एक्सपेंसिव ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा है,
एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस नेटवर्क इज वेरी डिफिकल्ट, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपकी ज़्यादा है, यानी आप इजली जो है वो मेंटेन जो है उसको नहीं कर सकते। मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा भी है और मेंटेन करना डिफिकल्ट भी है। ये चेक करना कि कौन सा नोड खराब हो गया, कौन सा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ये इसके क्या है आपकी डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रोटोकॉल। अगला जो टॉपिक है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में। देखिए प्रोटोकॉल क्या है, जब भी आपके कोई दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनके लिए कुछ क्या है रूल्स डिफाइन किए गए। इन रूल्स को फॉलो करके ही दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला गया आपके प्रोटोकॉल, या हम क्या बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। कह रहे हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कह रहा है इट इज द प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है आईपी, आईपी के ऊपर हम अगर बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऐसा प्रोटोकॉल या ऐसे रूल जो कि हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा भेजने में इंटरनेट के ऊपर हमारी हेल्प करते हैं। Each computer on the internet has at least one IP address that uniquely identify it from all other computer on the internet। और कह रहा है हर एक जो कंप्यूटर है आपका इंटरनेट के ऊपर उसका एक खुद का आईपी एड्रेस होता है। जैसे हमारे जो घर हैं, हमारे घर का हर एक का एक आपका एड्रेस है, और हर एक घर का एड्रेस आपका क्या है यूनिक। उसी तरीके से जो आपके आईपी एड्रेस हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के वो भी क्या होते हैं यूनिक होते हैं, यानी वो उस कंप्यूटर का क्या है एड्रेस है जिसके ऊपर हम डाटा को भेजते हैं उस एड्रेस की हेल्प से। तो कह रहा है व्हेन यू सेंड और रिसीव ए डाटा, जब भी हम कोई डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं द मैसेज गेट डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो मैसेज किसकी फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, पैकेट्स की फॉर्म। सपोज करें आपका ये एक मैसेज है, तो जब हम इसको पास करते हैं आगे तो उसको बाद में जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है तो क्या कर देता है आपका उसको पैकेट्स की फॉर्म में क्या कर देता है डिवाइड कर देता है। तो पहले पहला पैकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से आपके पैकेट्स की फॉर्म में डाटा आगे ट्रांसमिट होता है। कह दीज पैकेट कंटेन्स बोथ द सेंडर एंड रिसीवर आईपी, और इन पैकेट के अंदर जो भेजने वाला है जो सेंडर है उसका भी एड्रेस होगा आईपी एड्रेस, और जिसके पास जाना है उसका भी क्या होगा आपका आईपी एड्रेस, यानी रिसीवर का भी आपका आईपी एड्रेस इसके अंदर दिया होगा। तो कह रहा था इंटरनेट प्रोटोकॉल जो डिलीवर द, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है उस मैसेज या उन पैकेट्स को डिलीवर करने का काम करता है। इसके बाद आता है हमारा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब जो हमने पैकेट्स की फॉर्म में आपको मैसेज डिवाइड किया था उसको टीसीपी क्या करता है, उन वापस पैकेट्स को उनके सही ऑर्डर में लगा के उसको एक कंप्लीट मैसेज बनाने का काम करता है। इट इज द प्रोटोकॉल दैट पुट द पैकेट्स बैक इन द राइट ऑर्डर, यानी आपने जो मैसेज भेजा था पैकेट की फॉर्म में उसको वापस से वो क्या करेगा एक ऑर्डर में लगा के एक सिंगल मैसेज वापस से ओरिजिनल मैसेज बनाने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज a set of rules for transferring file। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका मेनली यूज होता है इंटरनेट के ऊपर। जब भी आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपकी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, और किस टाइप की फाइल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब। यानी इंटरनेट के ऊपर जब भी आपको कोई चीज़ सेंड करनी है या रिसीव करनी है तो उसकी हेल्प से होगी आपकी HTTP की हेल्प से। As soon as a user open the web browser, जैसे आप वेब ब्राउजर या गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स आप ओपन करते हैं तो आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो जाता है, और वो आपके जितने भी डाटा है जो आप वेबसाइट पे देखते हैं उसको आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो कह रहा है HTTP is an application protocol that run on the top of TCP and IP।
कह रहा है जो आपका HTTP है वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो आपके TCP और IP प्रोटोकॉल के ऊपर जो है वो काम करता है। यानी इसके अंदर जो रोल है वो आपके TCP और IP का भी रोल इसके अंदर रहता है। इसके बाद जो है हमारे वो इसने बात की वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस जैसे बिना वायर के आपके जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उनको हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या वायरलेस मीन्स देयर इज नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल टू मूव। कोई भी फिजिकल पाथ नहीं होता, यानी कि कोई वायर नहीं होती जिसके थ्रू आपके सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। सिग्नल्स नहीं होते तो ये कैसे काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके वेव्स के ऊपर। हम उसमें होंगी रेडियो वेव्स वगैरह, तो उनके ऊपर ये काम करते हैं। There wireless communication is one of the biggest contribution to mankind. It involves sending and receiving information over a distance without using wire or cable. अरे जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसने सबसे बड़ा योगदान दिया है मानवता के अंदर। और ये जो है आपकी जो भी फाइल या आप सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं बहुत लंबे डिस्टेंस पर, वो आपकी बिना वायर या बिना केबल से होती है। कौन कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहली है ब्लूटूथ। ये आपके फ़ोन के अंदर भी अवेलेबल होता है और मोस्टली आपने यूज़ भी किया होगा। तो ब्लूटूथ आपका शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करता है, क्योंकि आपकी जो ब्लूटूथ की रेंज है वो कुछ ही मीटर तक होती है। 10 मीटर तक अप्रॉक्सीमेट आप डाटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। There are Bluetooth is a short-range wireless technology used for communication between devices। कह रहा है जो कम्युनिकेशन है आपका वो वायरलेस होगा इसकी हेल्प से, आपके ब्लूटूथ की हेल्प से, लेकिन उसके अंदर जो है आपका जो वायर है उसका यूज नहीं होगा, और उसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, शॉर्ट होगी। इट वॉज डेवलप टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन डिवाइसेस विद इन ए शॉर्ट रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर ऑफ। एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पे जो दो डिवाइस हैं वो आपस में डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। इट वर्क इवन इफ देयर इज ए वॉल इन बिटवीन। कह रहा है और अगर इनके बीच में वॉल है या कोई दीवार आ जाती है तो भी वो आपका डाटा को ट्रांसफर करने से उनको नहीं रोक सकती, दोनों डिवाइसेस को। लेकिन इनके बीच की दूरी जो मैक्सिमम हो सकती है वो 10 मीटर की हो सकती है। there are for example a bluetooth enabled phone will detect phone nearby and provide you a list of username you can send a message photograph or movie to any user। अगर जब आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे नाम वो दिखाता है कि कौन कौन से ब्लूटूथ डिवाइस आपके अवेलेबल हैं, और उन ब्लूटूथ डिवाइस से आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और किसी को भी जो भी आपने फाइल भेजनी है वो आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आया जो नेक्स्ट वाईफाई, जो मोस्टली आप यूज़ करते हैं। कह रहा वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी इज ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। कह रहा वायरलेस आपकी टेक्नोलॉजी क्या थी, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है वो डाटा को वायरलेसली यानी बिना वायर के एक्सचेंज करके आपके कंप्यूटर नेटवर्क पर ट्रांसमिट करते हैं। अगर a Wi-Fi enabled device can connect to a network resource such as internet via a wireless network access point। अगर आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क रिसोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से। और वो किसकी हेल्प से होता है, आपका वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट की। There are such as an access point called hotspot can extend from an area as small as few rooms to as large as 1 square mile। और कह रहा है इस टाइप का जो आपका हॉटस्पॉट जो बनता है, एक्सेस पॉइंट जो बनता है, उसको हम मोस्टली हॉटस्पॉट भी बोलते हैं। हमारे मोबाइल के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हॉटस्पॉट आपका एक फीचर दिया होता है जिसको आप ऑन करके डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कह रहा है वो जो आपका हॉटस्पॉट बनता है उसकी रेंज आपके 2 रूम्स से लेकर और उससे भी ज़्यादा बड़े माइल्स तक आपकी हो सकती है। तो आपका जो वाईफाई है वो हम जनरली यूज़ करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए या इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमें पता है कि हमारे फ़ोन के अंदर या हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप अगर हम डिवाइस की बात करें, मोबाइल डिवाइस की, तो उसके अंदर आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और आपके लैपटॉप की बात करें या डेस्कटॉप की बात करें तो उसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो कह रहे हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो आपका इंटरेक्शन है, यानी
अब अगर आपने देखा हो तो यूजर कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर से कोई काम नहीं करा, वो उसको समझा ही नहीं पाएगा उसको क्या काम कराना है। तो उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1। जबकि हम जो है यूजर जो है वो आपकी नॉर्मल इंग्लिश या और दूसरी लैंग्वेज को समझते हैं, और हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता। तो इसलिए हमारी जो कमांड है उनको कंप्यूटर को समझाने के लिए और कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम लेने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन किया गया, जो कि यूज़र की जो कही हुई बात है या जो कही कमांड है, जो उसने कमांड दी या इंस्ट्रक्शन दी है, उसको पहले कौन समझता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। उसको कन्वर्ट करता है किसकी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद किसको प्रोवाइड कराता है, आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को वो इंफॉर्मेशन या वो कमांड प्रोवाइड कराता है, ताकि वो हार्डवेयर आपका पर्टिकुलरली काम कर पाए। तो ये आपका एक बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है या ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है, कि यूजर की कमांड को समझेगा, उस कमांड को कन्वर्ट करेगा 0 1 में, और फिर हार्डवेयर को पहुंचाएगा। सर इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। और जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट या शट डाउन करते हैं तो आपने देखा होगा विंडोज़ का लोगो आता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जो आपको के सिस्टम को ऑन करने और उसके अंदर लगे हार्डवेयर को यूज़ करने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड आल्सो हेल्प इन शेयरिंग द रिसोर्स। ये आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जितने भी कंपोनेंट आपके लगे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जितना हार्डवेयर आपका लगा है, उसको सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाइज ए प्राइम पोजीशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। कह रहा है यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दी गई है, क्योंकि यूजर जो है वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से बातचीत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी भाषा 0 1 की फॉर्म में यानी बाइनरी डिजिट्स में होती है, जो कि हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते। तो इसलिए ओएस जो है वो हमारी हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी कमांड को आपके हार्डवेयर को समझाने के लिए। इसके अलावा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, क्या क्या फंक्शन करता है, क्या और काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो समझते हैं। कैन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू अ कंप्यूटर एंड इट्स यूजर। सम ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर दी फॉलोइंग। अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, और उनमें से कुछ मेन फंक्शन जो हमारे बताए गए हैं वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब कि आपने जो भी टास्क दिया या जो भी कमांड दी, उस कमांड को लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है या उसको समझता है, और फिर उसको हार्डवेयर को समझा के आपके काम को हार्डवेयर से करवाता है। तो करेक्ट रिसीव द कमांड फ्रॉम एनी एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम, इंटरप्रेट इट्स एंड देन एग्जीक्यूट्स। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उस चीज़ को समझता है कि क्या कमांड दी है, और फिर उस कमांड को आपको हार्डवेयर जो लगा है उसको समझाता है, उससे वो काम को एग्जीक्यूट कराता है, प्रोसेस कराता है। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट यानी आपको जितने भी डिवाइस लगे हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो या और दूसरे डिवाइसेज हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम आपका कौन करता है, डिवाइस मैनेजमेंट। कि इस काम को करने के लिए कब उसको आपके कंप्यूटर को कब कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, कब माउस की जरूरत पड़ेगी, वो सारा काम देखने का जिसका आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस आर डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेशन मतलब किसी को कोई पर्टिकुलर अगर काम आपने दिया है कंप्यूटर सिस्टम को, और उस काम में किसी इनपुट की जरूरत, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ी, तो उस समय के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एलोकेट कर देता है, यानी उसको पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड कराता है। और जब उस पर्टिकुलर कम आपके टास्क का काम खत्म हो जाता है इनपुट या आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड, फिर वापस से उससे वो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस ले लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी एलोकेशन। तो कह रहे हैं इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। जितने डिवाइस हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं उन सभी की कंट्रोल करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट की आपकी फाइल जो है या फोल्डर्स जो हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके आपके सिस्टम में रखना है, कौन सी फाइल कहाँ पे सेव होगी, उसको सिस्टम की फाइल से कैसे अलग रखना है। कोई भी फाइल जब आप सर्च करते हो तो उसको निकाल के या रिट्रीव करके आपको कैसे देगा, वो सारा काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का।
It helps you to organize all data in file and folder and allocate space for files on storage devices as when required. It keeps track of the location of every file on the disk. हर एक फाइल कहाँ पे सेव है उसका भी जो आपका एड्रेस है वो भी आपका कौन लिखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कौन कौन सी फाइल्स या फोल्डर आपके हैं और कैसे उनको ऑर्गेनाइज करना है, स्टोरेज डिवाइस के अंदर कहाँ पे सेव करना है, वो भी काम आपका किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी से हमारा मतलब होता है आपकी रैम से। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि मेमोरी इज ए मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डिक्टेट्स द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन। तेरा जो मेमोरी है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसकी जो स्पीड है वो आपके जो काम दिया है आपने उसकी स्पीड पे डिपेंड करती है कितनी जल्दी आपके काम को वो निपटाए। तो क्या द मेन मेमोरी इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योरिंग द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या जो मेन मेमोरी है उसको मैनेज करने का काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया है कि कौन से काम को करने के लिए कितनी रैम की आवश्यकता होगी और कितने समय तक वो रैम उस पर्टिकुलर टास्क के पास है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास है, उस पर्टिकुलर काम के पास रहेगी और फिर उससे वापस ले ली जाएगी। तो ये सारा काम आपका कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके बाद आपको बताए गए हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। There are different type of operating system. They can be classified according to their functionality or the way they interact with the user. सर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उनको जो क्लासीफाई किया है गया है वो उनकी फंक्शनलिटी यानी उनके काम करने के तरीके पर और किस तरीके से वो यूजर से इंटरेक्ट करते हैं यानी यूजर की चीज़ों को समझते हैं उनके बेस पर उनको टाइप को डिफाइन किया गया है। Now let us learn about the type of operating system based on user interaction. कौन कौन से? सबसे पहला जो दिया है वो दिया है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI हम इसको बोलते हैं। तो CUI का मतलब होता है यानी आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर हमें कोई भी चीज़ आपकी विजुअल दिखाई नहीं देगी। जैसे अगर हम विंडोज़ की बात करें, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो एक्सपी, तो इसके अंदर हमें आइकन्स, फोल्डर, फाइल या अगर हम कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट की कमांड भी हमें दिखाई देती है कि कितना कॉपी हो गया, कितना टाइम लगेगा, कितने MB की फाइल अब तक आपकी कॉपी हो चुकी है। तो आपका जो CUI है उसमें आपको ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती और सारा काम आपको कमांड्स को टाइप करके आपका कराना होता है। तो कह रहा है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग द कमांड। यानी आपको अगर कोई भी आइकन या कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं दिखेगा तो आप कैसे काम करेंगे। तो वही केस आपका CUI का है कि CUI के अंदर आपको किसी टाइप का कोई भी फाइल, फोल्डर, आइकन या कोई भी आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। आपको कमांड्स को याद करना होगा और कमांड की हेल्प से ही आप क्या करेंगे, कोई भी ऑपरेशन अपने कंप्यूटर सिस्टम में कर पाएंगे। तो उसके जो एग्जाम्पल दिए हैं यूनिक्स या डॉस जो है वो आपका CI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जो सेकंड है वो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे नाम से ही पता लग रहा है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिक्स का यूज किया गया है। ग्राफिक्स मतलब चीज़ें आपको होते हुए नजर आए। इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूँ आपको। विंडोज जो है वो आपका ग्राफिक्स यूजर आपका इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपकी चीज़ें आपको होते हुए दिखाई देती हैं। कह रहा दिस इज पॉपुलरली नोन एज UI वेयर द लुक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ग्राफिक ओरिएंटेड। कह रहा है ऐसा आपका UI ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक है वो ग्राफिक बेस्ड पे है, ना कि कमांड बेस्ड पे। तो कह रहा है यूजर कैन यूज ए माउस टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय जस्ट क्लिक। और यूजर क्या करता है, माउस की हेल्प से किसी भी चीज़ को अगर उसमें ओपन करना है तो उसको सारे आइकन और फोल्डर दिखाई देते हैं, उसको जस्ट क्लिक करना होता है, किसी भी कमांड को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। अरे इफ यू हैव ए टच स्क्रीन कंप्यूटर और अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो हम उसके अंदर टच जेस्चर की हेल्प से प्रेस करके, होल्ड करके, स्वैप या स्क्रॉल करके अपनी उंगलियों से काम कर सकते हैं। तरह सच ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोर पॉपुलर देन CUI। और कह रहे हैं ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो CUI यानी कैरेक्टर यूजर यानी कमांड वाले जो थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि उनके अंदर काम करना आसान था। तो विंडोज एंड लाइनक्स आर द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा विंडोज और लाइनक्स हैं वो ऐसे ही GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर काम करना आसान है बजाय कि CUI के।
ये आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं बेटा वो बुक्स चेंज कर लें। ये अपनी बुक जो है ये नई बुक लगी है उसी का उसी पब्लिशर की, लेकिन बुक ये नई है तो उसके अंदर हो सकता है आपको पुरानी बुक में टॉपिक्स ना मिले। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप नई बुक खरीद लें, और इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में सोल्यूशन पूरी इस चैप्टर का आपको मैं सेंड कर दूंगा। इस चैप्टर को आप कंप्लीटली पढ़ें, तैयार करें। फिर भी कोई डाउट अगर बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।